जी चलें जी, ठीक है। हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन है। देखें, फिक्शन क्या होती है? फिक्शन होता है इमेजिनेटिव स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी, जो अफसाना होता है, जिसके अंदर हकीकत का रंग नहीं होता। साइंस जो है ऐसी चीज़ जो हकीकत पर मबनी होती है, ठीक है। तो ये साइंस फिक्शन है। हमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं जिसमें हम ऐसे करेक्टर्स देखते हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद वो जो है, वो साइंस का मानना है कि देखें ये दुनिया जो है वो खुद ब खुद बन गई, और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि शायद किसी और डायमेंशन में, किसी और गैलेक्सी में जो है वो किसी और तरह की दुनिया, किसी और तरह के इंसान, कोई ऐसी ज़िंदगी जो है वो मार्ज़ वजूद में रखती हो। तो इस तरह हमें अक्सर करैक्टर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जैसे कि अचानक जो है वो ऊपर से कोई जादू टपक आता है। कभी हम देखते हैं वो पीके की शक्ल में कोई आदमी आ गया है जिसके पास हमसे ज़्यादा ताकत है। तो साइंस का ये मानना है कि हो सकता है कि दुनिया के अंदर जो है, इस कायनात के अंदर कहीं और भी कोई ज़िंदगी एग्जिस्ट करती हो। लेकिन ये चैप्टर हमें बेसिकली बताता है कि देखें, अगर ये जो ज़िंदगी है दुनिया के ऊपर, ये हमारा जो घर है, ये दुनिया, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे और हम लड़ाई झगड़े और जंग से इसको तबाह कर देंगे, तो याद रखें कि इसके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम ज़िंदगी गुजार सकें। इस कहानी का ओवरऑल व्यू कि दुनिया पर जंग छिड़ने वाली है, तो अमेरिका जो है वो अपने कुछ लोगों को एक रॉकेट पर बिठाकर मरीख पर भेज देता है। तो वहाँ पर वो जो लोग मरीख पे जाते हैं उनको वैसी ज़िंदगी, वैसी आबो हवा नहीं मिलती जैसे यहाँ दुनिया पर है। तो वो ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो हमारी शनाख्त, हमारी ये सिविलाइजेशन, हमारा ये नॉलेज, जिसको हमने हज़ारों करोड़ों साल लगा के यहाँ तक पहुँचाया है कि इंसान जो है वो गारों से रहना शुरू हुआ और आहिस्ता 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 उसने कितनी तरक्की कर ली, ज़िंदगी के हर शोबे में उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये हम अपने लड़ाई झगड़े से ये सब कुछ जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो याद रखें कि इसके बाद फिर हमारे पास ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। शुरू करते हैं जी। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स। तो कहानी शुरू होती है कि रॉकेट की जो धात है या रॉकेट का जो मलबा है वो जो चरागाह है, जो ग्रास लैंड है, जो सब्जाजार है, उसकी हवाओं में पड़ा ठंडा हो रहा था। मेडो, मेडो का मतलब होता है ग्रास लैंड, कि इसका मतलब है कि रॉकेट जो है वो उड़कर किसी और जगह पर जाता है, तो वहां पर जब वो जहां कर लैंड करता है तो फौरी तौर पर उसका दरवाज़ा नहीं खुलता, बल्कि चूंकि वो जाहिर है इतना जो है वो उसे जाहिर है एनर्जी चाहिए, इतनी स्पीड चाहिए कि वो यहाँ से उड़कर जो है वो दूसरी जगह जाए। तो वो बाहर का उसका जो एक्सटीरियर है वो गर्म है, क्योंकि एनर्जी से जाहिर है वो फोर्स से, स्पीड से ऊपर गया है। तो अब वो वहाँ पर लैंड किया तो कुछ देर रॉकेट उसी तरह खड़ा रहा कि उसका जो एक्सटीरियर है, जो उसके पार्ट्स है वो थोड़े ठंडे हो जाएं। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, और फिर उसका जो दरवाज़ा है उससे, उसके खुलने से एक आवाज़ पैदा हुई। बल्जिंग पॉप का मतलब है एक्सप्लोसिव साउंड। एक्सप्लोसिव साउंड या इसे शार्प साउंड भी कहते हैं, कि फिर एक जोरदार आवाज से उसका दरवाजा खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन। क्लॉक, क्लॉक का यहां पर मतलब है सिंपल, डल। इंटीरियर का मतलब इनर साइड, अंदरूनी हिस्सा। और उसके एक सादा से डल धब्बे जो है वो, जिसे हम कह सकते हैं कि या मुबहम भी कह सकते हैं, उसके सादा से अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, अ वुमन एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चों ने बाहर कदम रखा। द अदर पैसेंजर्स वर्ल्ड अवे। वर्ल्ड अवे का मतलब है मूव अवे, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, वर्ल्ड मूव। और उस रॉकेट के जो बाकी मुसाफिर थे, अक्रॉस द मार्शियन मेडो
तो ये मार्शियन, हमें यहाँ से पता चल गया कि ये लोग कहाँ पर गए हैं, ये मरीख पर गए हैं। और वो कहता है कि उस रॉकेट के जो बाकी मुसाफिर हैं वो मरीख के उस खेतों में, उन चरागाहों में जो है वो इधर उधर फैल गए, लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, और उस आदमी को उसके ख़ानदान के साथ वहाँ अकेले छोड़ दिया। मतलब कि वो बाकी लोग उतरे, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन ये आदमी जो है अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ एकदम से जब रॉकेट से बाहर निकलता है तो वो वहीं पर खड़ा और हैरान होता हुआ देखने लगता है कि ये हम किधर आ गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसा उसके बाल जो है वो फड़फड़ाने लगे हैं। फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है फ्लैप, फ्लटर, फ्लैप। आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ाने लगे हैं। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और उसके जो जिस्म के जो मसाम हैं वो सुकड़ गए। एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, और उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कि वही खला के दरमियान में कहीं खड़ा हो। हिज वाइफ बिफोर हिम सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल अवे इन स्मोक, और उसके आगे जो उसकी बीवी खड़ी थी उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी बीवी जो है वो अभी धुएं के अंदर अचानक जो है वो गायब हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, और मेरे बच्चे जो छोटे अभी बीज की तरह लगते हैं, माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, और वो किसी भी लम्हे, यहां पर इंस्टेंट का मतलब है मोमेंट, इंस्टेंट, मोमेंट, कि मेरे बच्चे जो अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो किसी भी लम्हे मरीह के इस आबो हवा के अंदर जो है वो गुम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लाइम्स, क्लाइम्स का मतलब है एनवायरमेंट। अब ये हमें फौरी तौर पर पता चलता है कि इस आदमी की सोच क्या है, वो क्या सोच रहा है। उसे लगता है जब वो बाहर निकलता है, कदम रखता है, तो मरीह की आबो हवा वैसी नहीं है जैसी कि दुनिया की आबो हवा है। देखें, दुनिया की जो आबो हवा है इट इज माइल्ड, ना तो ये बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। ये बैलेंस है, ऐसी कि जहां पर जो है वो जो लिक्विड कैन रिमेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, माया हालत में रह सकती है। जिंदगी को सस्टेन करने की ये सबसे पहली शर्त है कि वहां पे टेम्परेचर, वहां का एनवायरनमेंट माइल्ड हो, दरमियाना हो। लेकिन मरीख का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद अभी हम इस आबो हवा के अंदर गुम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये ऐसी हवा है, ये ऐसी फिजा है जिसके अंदर हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, तो बच्चे यहां पर खड़े हैं उसके साथ, तो उन्होंने ऐसे ऊपर अपने बाप की तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज, जैसे कि लोग जो है वो ऊपर सूरज की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में ये कौन सा वक्त चल रहा है, कि जैसे ऐसे देखते हुए गौर कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या है ये, कैसी जिंदगी है। तो वो बच्चे भी अपने बाप की तरफ देखकर ऐसे सोच रहे होते हैं कि हमारा बाप ऐसे क्यों सोच रहा है, हमारा बाप परेशान लग रहा है, क्या मसला हुआ, क्या बात हुई। His face was cold, और उसका चेहरा जो है वो सर्द था। What's wrong? asked his wife, तो उसकी बीवी ने पूछा, अरे क्या मसला है। Let's get back on the rocket, तो वो कहता है अरे चलो जल्दी वापस हम रॉकेट में बैठ जाते हैं। Go back to the earth, और उसकी बीवी कहती है क्यों, क्या वापस जमीन पर जाना है। Yes, हाँ, listen, अरे मेरी बात सुनो। The wind blew as if to flake away their identities, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये ट्रांसलेशन के हवाले से भी है। फ्लेक अवे का मतलब होता है लूज, फ्लेक अवे, लूज। हवा ऐसे चल रही थी कि जैसे उसे लगे कि इस हवा के अंदर हमारी सारी शनाख्त है वो खत्म हो जाएगी। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, और उसे लगा कि किसी भी लम्हे मरीख की ये जो हवा है उसकी हवा जो है मेरे अंदर से मेरी रूह को निकाल देगी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, बिल्कुल उसी तरह जैसे सफेद हड्डी से गूदा बाहर निकल आता है। मैरो जिसे हम कहते हैं मिक, वो हड्डी के अंदर से मिक ना निकलती, ठीक है।
तो इसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट सब्सटेंस। वो कहता है कि जिस तरह सफेद हड्डी से गूदा बाहर निकल आता है, एकदम से ऐसे जो है वो हड्डी को जोर से मारे तो वो मिक बाहर निकल आए, तो वो कहता है कि इसी तरह मुझे लग रहा है कि मरीख की हवा भी मेरे अंदर से मेरी रूह को निकाल देगी। तो जब हड्डी के अंदर से वो सब्सटेंस, वो गूदा, वो मिक बाहर निकल आती है तो पीछे क्या बचता है? खाली हड्डी, ढांचा जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो लाश की तरह। तो इसी तरह यही इसे महसूस हो रहा है। He felt submerged in a chemical. Submerge का मतलब होता है डिसॉल्व, हल हो जाना, डिसॉल्व हो जाना। और वो अपने आप को ऐसे महसूस करता है कि जैसे कि वो उस किसी केमिकल के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गया है, उसकी शनाख्त खत्म होने जा रही है। That could dissolve his intellect and burn away his past, जो कि उसकी जहानत, उसकी अकल और उसके माजी को जला कर रख देगी। जैसे केमिकल के अंदर कोई चीज़ डालें तो वो फ़ौरन तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से लगता है कि ये हवा एक केमिकल की तरह है जिसके अंदर उसकी शनाख्त और उसका माजी सब तबाह हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। They looked at the Martian hills, और फिर उन्होंने उस मरीख की उन पहाड़ियों की जानिब देखा। That the time had worn with a crushing pressure of years, जिन पहाड़ियों को वक्त के दबाव ने ख़त्म कर दिया था। ये वियर अवे का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, मिटा देना सफ़ा हस्ती से। तो वो कहता है कि यहाँ की आबो हवा तो ऐसी है कि पत्थर से नहीं बच सकते। वो पहाड़ियाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे जल कर आहिस्ता आहिस्ता राख होती जा रही हैं। They saw the old cities, और वहां उसने मरीख के ऊपर कुछ बहुत पुराने बने हुए शहर देखे। लॉस्ट इन देयर मेडोज, वो इमारतें, वो शहर जो अब इन चरागाहों के अंदर गुम हो चुके थे, कि कहीं किसी ज़माने में, किसी वक्त में वो कहता है कि यहाँ पर ये इमारतें बनी हुई थी, लोग रहा करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस आबो हवा में वो जिंदा नहीं रह सके। वो यहाँ से कहीं चले गए और वो फिर वो घास, जड़ी बूटियाँ, दरख्त, पौधे ये उनके इर्द गिर्द जैसे जो है वो बड़े होने लगे, और वो इमारतें जो हैं वो उनके अंदर आकर जो है वो गुम हो गईं। जैसे देखें, हम गार्डन बनाते हैं, बाग लगाते हैं, तो हमें उसका जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। हमें जो है वो ट्रिमिंग करनी पड़ती है, हमें पौधों की प्रूनिंग करनी पड़ती है, उसे काटना पड़ता है, तराशना पड़ता है। अगर ना करें तो वो घास बड़ी होने लगती है, वो उसके अंदर जड़ी बूटियां उगने लगती हैं, दरख्त बड़े बड़े हो जाते हैं, शाखें ऐसे बिखर जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। तो वो कहता है कि वो पुरानी इमारतें भी ऐसा लगता है कि जैसे इन चरागाहों के अंदर, इन सब्ज़ाज़ार के अंदर जो है वो गुम हो चुकी हों। Lying like children's delicate bones, delicate का मतलब यहाँ पर क्या है? delicate का मतलब है यहाँ पर precarious, नर्मो नाजुक। precarious, और ये इमारतें इस तरह नजर आ रही हैं जैसा कि delicate bones among the blowing lakes of grass, के जैसे कि बच्चों की नर्मो नाजुक छोटी छोटी हड्डियां जो हैं वो इस जो है वो घास के अंदर पड़ी हों, जो घास हवा के साथ जो है वो ऐसे झुक रही है। ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। चिन अप हैरी, सेड हिज वाइफ। चिन अप का मतलब होता है बी ब्रेव, हौसला करो, हिम्मत करो। चिन अप, बी ब्रेव। तो हैरी, अब यहां पर हमें पता चल गया कि इस आदमी का नाम क्या है, हैरी। तो वो उसकी बीवी कहती है चिन अप हैरी, हिम्मत करो, हौसला करो, इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी, वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम कोई जो है वो 60 मिलियन, कोई 6 करोड़ मील का सफर तय करके यहां पर आए हैं। 10 मिलियन होता है 1 करोड़, ठीक है, तो 60 मिलियन हो गया 6 करोड़। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर hollered at the deep dome of Martian sky, और वो बच्चे अपने उन जर्द बालों के साथ ऊपर गहरे मरीख के आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगे। हॉलर, हॉलर का मतलब होता है शाउट, शाउट। जैसे हम नहीं करते कोई मैदानी इलाका हो तो हेलो हेलो, तो वो ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देखकर जो है वो आवाजें कसने लगे।
देयर वॉज नो आंसर, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास। स्टिफ का मतलब क्या होता है? स्टिफ का मतलब होता है खुश्क, ठीक है। वापस कोई जवाब ना मिला मां सिवाय उस खुश्क घास में से चलने वाली आवाज, जो हवा है उसकी जो आवाज पैदा हो रही थी। ये हिस का मतलब है ऐसे शार्प साउंड, जो ऐसे जिसे हम कहते हैं रसल। तो खुश्क घास में से हवा के चलने से जो आवाज पैदा हो रही थी, मां सिवाय उस आवाज के आगे से कोई जवाब न मिला, इतनी खामोशी। He picked up the luggage in his cold hands. उसने अपने इन सर्द हाथों में अपना सामान उठाया। Here we go, he said. और उसने कहा चलो फिर चलते हैं। A man standing on the edge of a sea. Edge का मतलब किनारा। ऐसे आदमी की तरह जो समुंदर के किनारे पर खड़ा हो, ready to wade in and be drowned. जो पानी के अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हो और डूब जाने के लिए। वेड इन का मतलब क्या होता है? ऐसे जंप इन, गोता लगाना। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, जंप इन। क्या मतलब है इसका? उसकी जब वो रॉकेट से बाहर निकला तो वो एकदम से मरीख के आबो हवा को देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये ऐसी आबो हवा नहीं है जहां पर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। अपनी बीवी को कहता है चलो वापस दुनिया पर चलें, तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, अब हम बहुत दूर आ गए, इतना लंबा सफर तय करके अब हम वापस नहीं जाएंगे, तो हिम्मत करो, हौसला करो। तो आखिरकार फिर वो जो उनका सामान है वो ऐसे सामान उठाता है, वो कहता है चलो फिर हम चलते हैं। तो अब वो ऐसे चल रहा है, ये बहुत ही परेशान, बहुत ही गमज़दा, कि जैसे एक आदमी समुंदर के किनारे पर खड़ा हो और वो समुंदर के अंदर ऐसे चलना शुरू कर दे, और जैसे जैसे वो समुंदर के अंदर जा रहा है उसे पता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं जितना दूर आगे जाता जाऊंगा मैं आखिरकार डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो जब उस आदमी को पता होगा कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और मैंने मर जाना है, तो वो क्या समुंदर में जाते हुए बड़ा खुश होगा कि वाह जी वाह, मैं तो आज समुंदर के अंदर जा रहा हूं? नहीं, वो तो बड़ा परेशान होगा कि मेरा एक एक कदम जो है वो मेरी मौत की तरफ जा रहा है। तो जब वो सामान उठाकर फिर वो मरीख की उस वादी की तरफ चलता है, तो वो ऐसे ही महसूस कर रहा है जैसे वो मरने के लिए, डूबने के लिए तैयारी कर रहा है। समझ आ गई इस लाइन की? दे वॉक्ड इनटू टाउन, और फिर जो है वो शहर की जानिब चल पड़े। देयर नेम्स वर बेट्रिंग, हाँ उनका नाम था बेट्रिंग। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, उसका आदमी का नाम हैरी और उसकी बीवी का नाम कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, और उनके बच्चों का नाम था डैन, लॉरा एंड डेविड। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, तो शहर में जाकर उन्होंने जी सिद्रा बेटा मैं अभी खत्म करता हूं, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। तो शहर में जाकर उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और फिर ये क्या करते कि रोजाना जब सुबह उठते तो बड़ा अच्छा पेट भर के नाश्ता किया करते। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन उनके जहनों के अंदर से जो खौफ था वो कभी भी खत्म नहीं हुआ था। जी आयशा बेटा पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? फुरकान कह रहे हैं बिट्रिंग, बिट्रिंग बेटा उसका नाम है, हैरी बिट्रिंग, ये फैमिली नेम। जैसे हमारे यहां तो देखें ये जातों के साथ नहीं बनाया जाए, चौधरी फलाना, तो ये बाहर जो है वो फैमिली नेम के साथ पुकारा जाता है। बिट्रिंग, जैसे रिजवान अहमद है, तो जो मेरा बेटा होगा वो अपने नाम के साथ जो है वो अहमद लगा देता, तो क्या कहा जाएगा कि ये जी अहमद फैमिली। तो ये बिट्रिंग जो है उस आदमी का नाम है, हैरी बिट्रिंग। नहीं बेटा, मार्स पे कोई, क्या ये साइट, हाँ बिल्कुल आयशा, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि यहाँ पर जो है वो विदाउट एनी रीज़न जो है वो बच्चों को आपस में डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस वेबसाइट का मकसद है आपको पढ़ाना, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। समझ आ रही है?
तो ये बच्चे अब कैसे समझाएं, ये इनको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए। जब वक्त आता है मेहनत नहीं करते तो फिर जो है ये इन्हीं तरह पछताते हैं कि काश हमने मेहनत की होती तो निकल जाते, पढ़ जाते। तो ये जो है वो देखें बहुत गलत बात है। आप खुद सब लोगों को, बच्चों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि एक टीचर आता है, वो आप लोगों को पढ़ा रहा है, यहाँ पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं हम, ठीक है। और आप ये भी देखें कि कोरोना वायरस जो है वो अब कितनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, उसके बावजूद हम अपने घरों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, रोज़ाना आप लोगों के सामने लाइव आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को अभी इस बात का एहसास नहीं है। तो आई होप कि आप सब लोगों को इस बात का एहसास हो जाए। तो ये तो आपने खुद करना है। देखें, हम आपको अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये आप पे है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कैसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपके माँ बाप कितनी सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, उनकी कितनी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो देखें, ये आप अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये आप पर है, आप खुद सोचें कि आपको क्या करना है। बिला वजह की इतनी लंबी लंबी डिस्कशन का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन पूछा करें। चले जी, मैं इसको शुरू करता हूँ। देयर नेम्स वर बिटरिंग, हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, तो हैरी और उसकी एक बीवी कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, और उसके बच्चे जो हैं डैन, लॉरा और डेविड। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, उन्होंने शहर में जाकर एक छोटा सा घर तमीर किया और रोजाना उठकर वो जो है वो बड़ा अच्छा पेट भर के नाश्ता किया करते। बट द फियर वॉज नेवर गोन, लेकिन उनके जहनों से ये खौफ कभी भी खत्म नहीं हुआ था। किस बात का खौफ? जिंदगी के खत्म होने का खौफ, कि हम कहां पर आए हैं। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, ले का मतलब है मौजूद होना, प्रेजेंट, और ये खौफ हमेशा मौजूद रहता मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, अनबिडन का मतलब होता है बिन बुलाया, अनकॉल्ड फॉर, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, अनबिडन, अनकॉल्ड, कि ये एक नामालूम स्ट्रेंजर, बिन बुलाया एक नामालूम मेहमान बन के, पार्टनर, उनका साथी बनकर ये खौफ हमेशा मौजूद रहता मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के दरमियान। एट एवरी मिडनाइट टॉक, जब भी वो आधी रात को मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे होते, तो जो भी कोई बात कर रहे होते, लेकिन उनके जहनों में ये एक गुस्सा जो है वो हमेशा रहता। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह को जब वो उठा करते तो उस वक्त भी उनके जहनों के अंदर ये खौफ हमेशा बाकी रहता। हिरा, मैं बताता हूँ बेटा, क्रशिंग प्रेशर का मतलब है, प्रेशर का मतलब आपको पता है ये फोर्स, क्रश का मतलब होता है खत्म कर देना, डिमिनिश, ये मैं लिख देता हूं इधर, क्रश का मतलब है डिमिनिश। तो क्रशिंग प्रेशर, तबाह कर देने वाला दबाव, ठीक है। डिमिनिशिंग प्रेशर, डिमिनिशिंग फोर्स, ऐसी ताकत जो उनको खत्म कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरा बेटा आपके सामने है, ठीक है। मोहम्मद बेटा, ये जो आपको सारे वर्ड्स लिखवाता हूं, ये आप साथ साथ अपनी बुक पर लिखा करें, इनको नोट किया करें, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स आपको पेपर में आने हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, ही सेड, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं एक नमक का जर्रा हूं। क्रिस्टल का मतलब है यहां पर एलिमेंट। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, एक पहाड़ की नदी के अंदर, बीइंग वॉश्ड अवे, जिसको पानी जो है वो बहा कर ले जाता है। अब देखें, सिद्रा बेटा, उसे मेल कैट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है कि अब देखें, ऐसे पहाड़ की अंदर से ऐसे नदी बह रही, तो उसके अंदर एक छोटा सा नमक का जर्रा डाल दें, तो क्या वो नमक का जर्रा पानी की इस तेज जो नदी के अंदर अपने वजूद को कायम रख सकता है? नहीं रख सकता। तो वो पानी तो उसे एक सेकंड में बहा कर ले जाएगा। तो वो कहता है कि मरीख पर आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं नमक का एक जर्रा हूं पहाड़ी नदी के अंदर, जो मुझे बहा कर ले जाएगी। वी डू नॉट बिलोंग हेयर, हमारा ताल्लुक यहां से नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम तो जमीन के लोग हैं। दिस इज मार्स, और ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, ये तो मरीख के लोगों के लिए बना था। फॉर हेवन सेक, खुदा का वास्ता है कोरा, लेट्स बाय टिकट फॉर होम, चलो वापस घर जाने के लिए हम टिकट खरीद लेते हैं। बस आज हमने इतना ही करना है, ये मैंने लिख दिया।
ये मैं आप साइड पे हो रहा हूं ताकि आप इस बोर्ड का जो है वो पिक्चर ले सकें, या वर्ड्स जो हैं। ज़िरवा, ये बेटा मैंने वर्ल का मतलब, ये देखें ये लिखा हुआ है, वर्ल अवे का मतलब मूव अवे, ये सामने आपके लिखा हुआ है, ये देखें वर्ल का मतलब मूव अवे। अलीशा बेटा बाकी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ उसमें से हमने जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं और एमसीक्यूज करने होते हैं, उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना होता, या पंक्चुएशन जो है वो करनी होती है। फर्स्ट चैप्टर की पंक्चुएशन मैंने आपको करवाई थी, सेकंड की जो है वो इंशाल्लाह फिर आपको करवा दूंगा कल। चले जी, हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो तो आपने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है। बेटा साथ उर्दू में लिखने की जरूरत नहीं, मैं उर्दू में मीनिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको उर्दू में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ लिख लिया करो। चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।